Hi everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to start another series of lectures that is regarding investment portfolio analysis. And this series will help you understanding what investment is and how to manage the portfolios. We'll talk about the portfolios as well. Gradually, we'll go through these slides and uh, we all together have a good learning experience. So what is investment? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है आपकी आज की कंजम्पशन का सेक्रीफाइस ताकि आप मुस्तकबिल में ज़्यादा कंज्यूम कर सकें। आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट होती है कि आप आज की कंजम्पशन का सेक्रीफाइस कर लें ताकि मुस्तकबिल में ज़्यादा कंज्यूम कर सकें। कंजम्पशन आपकी किस तरह से होती है? कंजम्पशन आपकी इनकम के थ्रू होती है। इन शॉर्ट ये कि आपकी इनकम के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वो होता है आपकी इनकम का जो आप कंज्यूम कर लेते हैं, और एक पार्ट आपका होता है कि आप सेव कर लेते हैं। तो जो पार्ट आप कंज्यूम कर लेते हैं वो तो कंजम्पशन बन गई, और जो पार्ट आप सेव कर लेते हैं वो आपकी सेविंग होती है। और सेविंग जो है वो आपकी फाइनेंस में, अकाउंटिंग में और इकोनॉमिक्स में इसके लिए एक प्रिजम्पशन ही होती है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यानी सेविंग इटसेल्फ आपका वो पार्ट होता है, ठीक है, जो आपने कंज्यूम नहीं किया होता, जिसमें आपने अपनी कंजम्पशन को सेक्रीफाइस किया होता है। तो उस सेविंग को आप इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि मुस्तकबिल में आपको ज़्यादा कंजम्पशन करने को मिले। इसको इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज की कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि मुस्तकबिल में हमारा पैसा वो बढ़ जाए और हम उसको ज़्यादा कंज्यूम कर सकें, उसके थ्रू ज़्यादा कंज्यूम कर सकें। ठीक है, ये तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है आपका। इन्वेस्टमेंट इट इज़ एन एसेट, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से कि इट इज़ एन एसेट। क्यों है एसेट आपका? क्योंकि आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया होता है और आपने फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेना होता है। एसेट की डेफिनेशन यही होती है ना कि द एसेट द थिंग्स एक्वायर्ड विद इंटेंशन टू टेक एन इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट आपकी जिस तरह है वो भी दो तरह की है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। दो मेजर कैटेगरीज हैं। उसमें हम नॉर्मली जब अपनी बैलेंस शीट में भी देखते हैं तो एसेट साइड्स में क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं आपके। और फॉर एग्जांपल, और शॉर्ट टर्म में इन्वेंट्री हो गई, इसके अलावा रिसीवेबल्स हो गए, ठीक है, इस तरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपकी कैश भी हो गया आपका। ठीक है, आपके आते हैं जी शॉर्ट टर्म एसेट्स में, इनसे हमने फ्यूचर में बेनिफिट लेना होता है, इसलिए वो एसेट होता है हमारा। तो इन्वेस्टमेंट से भी लेना होता है। इन्वेस्टमेंट जो मैंने नाम लिया आपसे, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, इन्वेस्टमेंट आमतौर पे इन एसेट्स में होती है एज लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो हम इससे ग्रेजुअली इकोनॉमिक बेनिफिट लेते रहते हैं। इसी तरह मतलब ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये होती कैसे है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सेविंग्स की वजह से होती है। जितना आप सेव कर सकते हैं आप पोटेंशियली उतने इन्वेस्टर बन जाते हैं, उतना पोटेंशियली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर में। और एम्स टू जनरेट फर्दर रेवेन्यू, ताकि आप मुस्तकबिल में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट के अंदर हम वही बात जो हमने सेव तो कर लिया, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो अब हमने इसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना? इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक तो हमारे रियल एसेट्स है जिनकी हमने बात की है, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट वगैरह। तो इसके बाद हम करते हैं डिटेल से, पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? अभी फाइनेंशियल एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जो अ, जैसे कि शेयर्स हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई। ये वाले एसेट्स आपके इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब ये कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको आप मतलब फिजिकली तो नहीं देख सकते, ना आप इनको फील कर सकते हैं, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस बहरहाल होती है। और इनकी जो वैल्यू है वो भी डिटरमिन होती है कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी क्लॉजेस से। जो कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से इसकी वैल्यू डिटरमिन होगी। ये वाली बात करने का एक मकसद है, ये इसमें और रियल एसेट्स में फ़र्क होता है इस लिहाज से। उसमें हम आगे बात करेंगे, अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मतलब एज अ हेडलाइन के
ये कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम से इसकी वैल्यू डिटरमिन होती है, किसकी, फाइनेंशियल एसेट्स की। और रियल एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो इनहेरेंट होती है, मतलब उसकी अपनी भी एक वर्थ होती है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई वैल्यू है भी, बायर और सेलर डिटरमिन करते हैं आपस में, मार्केट में कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू तो उसकी है, लेकिन उसके अलावा उसकी अपनी भी वैल्यू है। मतलब फ़र्ज़ करें कि बिल्डिंग जो है वो उसको हमने 10 साल यूज़ भी कर लिया है, उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म भी कर ली है, तो उसकी फिर भी एक रेजिडुअल वैल्यू होती है, उसकी फिर भी एक अपनी वैल्यू है। उस पर सीमेंट लगा हुआ है, उस पर लेबर लगी हुई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वैल्यू है वहाँ पे, मतलब स्टिल आप उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी इनहेरेंट वैल्यू हमेशा से ही होती है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू हो या ना हो। इसलिए फाइनेंशियल एसेट्स की जो वैल्यू है वो तो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस से डिटरमिन होती है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा इसमें एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको पहले बता दिया, फाइनेंशियल एसेट बॉन्ड्स है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, पार्टिसिपेशन इन कंपनी शेयर कैपिटल जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, कंपनी इक्विटी शेयर करती हैं, शेयर होल्डर बनाती हैं, ठीक है, जो शेयर बाय करता है वो फाइनेंशियल एसेट बाय करता है। और ये ज़्यादा लिक्विड होती है रियल एसेट से, क्योंकि इनकी बाइंग और सेलिंग ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। उनको बेचना, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, इनको बेचने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो रियल एसेट्स आर टेंजिबल इन्वेस्टमेंट एसेट्स सच एज रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी। जैसे रियल एसेट्स आपके, मतलब जैसे रियल एस्टेट हो गया आपका, उसमें आपका लैंड है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। एनर्जी भी आपको पता है कि एनर्जी पूरा सेक्टर है, तो उसकी बाइंग और सेलिंग भी जो है वो रियल एसेट्स में ही आती है। दीज एसेट्स हैव इनहेरेंट फिजिकल वर्थ, जैसे पहले मैंने बताया कि अपनी भी वर्थ होती है। देयरफॉर दे आर डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स हुज वर्थ इज derived फ्रॉम contractual राइट। तो इनकी वैल्यूज जो है वो इनकी अपनी इनहेरेंट वैल्यू भी होती है। अच्छा जी, लेट्स प्रोसीड। वेयर वी डू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम वाई वी डू इन्वेस्टमेंट, सॉरी, वाई वी डू इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने की वजूहत होती हैं कुछ, कि आपका जो पैसा आपने सेव करके रखा हुआ है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पैसे की वर्थ आज है आपकी, मुस्तकबिल में वो नहीं रहेगी। आज आप 100 रुपये से चीज़ें खरीद सकते हैं, वो 2-3 महीने बाद में भी आप ना खरीद सकें 100 रुपये की, उतनी चीज़ें आप ना ले सकें, कम चीज़ें आएंगी उससे। तो 100 रुपये की वर्थ अभी ज़्यादा है, 2-3 महीने के बाद कम हो जाएगी। तो इस आपके जो है प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं मुस्तकबिल में। इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, उससे भी आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है, पैसे की कदर गिरती है, तो उसको, उस प्रॉब्लम को भी ऑफसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे हमने बात की कि इन्वेस्टर जो है वो ढूंढ रहा होता है अपॉर्चुनिटी, कि मैंने अपने पैसे की वर्थ को सेव कैसे करना है और मुस्तकबिल में पैसे को बढ़ाना कैसे। एज अ साइड बिजनेस, साइड इनकम के तौर पे भी बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ताकि उनका मुस्तकबिल में ज़्यादा हो सके। प्रॉपर्टी में करते हैं, उसके अलावा वैसे ही शेयर्स खरीद लेते हैं। तो उनकी यही होती है पीछे इंटेंशन, कि हमने मुस्तकबिल में ज़्यादा को पैसे को बढ़ाना है। फ्रॉम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक पूरा कैरियर भी है आपकी इन्वेस्टमेंट को पढ़ना। जैसे आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो भी, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी यही होता है कि वो एनालाइज करके बताते हैं मार्केट्स कैसी चल रही हैं, और मज़ीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे अच्छी हैं। तो ब्रोकरेज जो है वो भी एक, आपको अंदाज़ा, नाम सुना होगा आपने, कि वो भी एक पूरी, मतलब पूरा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर लोग बायर और सेलर्स को मिला रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी जो स्टडी है ये वो लोग करते हैं इसका, इससे उनको अंदाज़ा होता है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप ऑफ रिस्क, रिस्क की हम बात कर लेते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़रूर होता है, तो जितना रिस्क होता है उतना रिवॉर्ड होता है। रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो ट्रेड ऑफ है एक दूसरे के। जितना रिस्क लेंगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम रिवॉर्ड। तो सिस्टमेटिक रिस्क की हम बात कर लें, जो पहली टाइप है इसकी, ऐसा रिस्क है जिससे हम बच नहीं सकते। एक कंपनी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, ये अनकंट्रोलेबल होता है, अनडाइवर्सिफाइड रिस्क होता है। इसका मतलब ये है कि पहले हम बात करें रिस्क ड्यू टू सिस्टम एंड मार्केट, ये वो रिस्क है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टम की वजह से होता है, ये
ये सिस्टम की वजह से रिस्क होता है या मार्केट में रिस्क होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल नहीं है, आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है, आपके जो है वो कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, कुछ अनसर्टेनिटी हो गई है मुल्क में, या आपके पूरी जिस फील्ड में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसमें कोई टर्मोइल आया हुआ है, कोई मसला है ऐसा जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपका कौन सा रिस्क है? वो आपका सिस्टमेटिक रिस्क है, जो सिस्टम की वजह से, वो आपकी वजह से नहीं है। यानी आप अपनी पॉलिसीज चेंज करके मतलब इस रिस्क को मिटिगेट नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो बहुत मामूली। इसीलिए ये अनकंट्रोलेबल होता है। और अनडाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ना कि आप बांट दें चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं किया, किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की, तीन चार जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया। मेरे पास इन्वेस्टमेंट का मौका था, मैंने तीन चार जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया, किसी एक जगह पे अगर चलो लॉस होता भी, बाकी जगहों पे प्रॉफिट हो जाएगा, इसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो पूरी मार्केट में पूरे सिस्टम को ही की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो अगर कोई चीज़ आपकी मार्केट गिरेगी तो ओवरऑल ही गिर जाएगी पूरी, अगर उठेगी तो वो ओवरऑल ही उठ जाएगी। तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते सिस्टमेटिक का। अनसिस्टमेटिक बिल्कुल उल्टा है उसका। वो एक कंपनी उसको कर सकती है क्योंकि वो उसके इंटरनल मैटर्स की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम्पिटेंट लेबर है, इनकम्पिटेंट स्टाफ है, ठीक है, या आपके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इतने एडिक्वेट नहीं है, आपकी प्रोडक्शन के क्वालिटी लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो आप उन चीज़ों को अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो आपके इंटरनल मैटर्स की वजह से वो एक रिस्क है। तो बिज़नेस वो रिस्क ले रहा है और अपनी मर्जी से ले रहा है, तो वो कंट्रोलेबल है। और डाइवर्सिफाइड भी इस रिस्क को किया जा सकता है कि कोई शख्स अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इस तरह की कंपनी पे ना इन्वेस्ट करे कि जो उसको लगता हो कि अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। वो मुख्तलिफ कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बना ले और वहाँ पे वो उधर भी इन्वेस्ट करे, इधर भी थोड़ा कर दे। उससे ये होगा कि डाइवर्सिफिकेशन से वो कंट्रोल हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रिटर्न है, एक आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न वो रिटर्न होता है कि जो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बाद एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैंने 9% रेट पे एक चीज़ इन्वेस्ट की है, कि मुझे इसका मुझे लगता है कि मुझे 9% मिलेगा इसका, तो मुझे 9% मिलेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न है। रिक्वायर्ड रिटर्न कौन सा होता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिक्वायर्ड रिटर्न, इसको हम, ये एक एवरेज रिटर्न होता है मार्केट के अंदर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मुझे इन्वेस्ट करने की। मैं जो हूँ वो सेविंग्स अकाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कोई बॉन्ड भी खरीद सकता हूँ किसी कंपनी का, मैं इक्विटी में भी कर सकता हूँ। उन सब का मिल मिला के एक एवरेज जब हम बना लेते हैं ना, एक एवरेज रेट, फॉर एग्जांपल के बॉन्ड से इन्वेस्ट करने से कोई 10% मिल रहा है, सेविंग अकाउंट खोलने से कोई 6-7% मिल रहा है, और इक्विटी में इन्वेस्ट करने से मतलब प्रेफरेंस शेयर्स किसी के ले लिए तो उसके कोई 11-12% है, तो मिल मिला के एवरेज आउट करके जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स की हों चाहे रियल एसेट्स की हों, उसका हम एक एवरेज बना लेते हैं। तो जो हम एवरेज बना लेते हैं कि वो है आपका, इन सबको ऐड करके जितने डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पे, ये एक फार्मूला है। लेकिन आपको जनरली बता रहा हूँ मैं कि मार्केट में जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका एवरेज आउट अगर हम कर लें ना, तो वो जो रिटर्न होता है वो होता है रिक्वायर्ड रिटर्न, कि आपका इन्वेस्टर ऑन द एवरेज मार्केट में इतना रिटर्न मांग रहा है। उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, हम देखते हैं कि मार्केट में जो है वो कितनी रेट की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर कोई कंपनी आपको 8% का दे रही है रिटर्न, लेकिन आपको जो है वो मार्केट की एवरेज जब आप देखते हैं तो 10% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो आप देखते हैं कि मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है कि मैं 10% कमा सकता हूँ, तो वो मैं 8% क्यों करूँ, मैं तो 10% देखूँ मार्केट में और देखता हूँ चीज़ें। तो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। रियलाइज रिटर्न कौन से होते हैं? रियलाइज रिटर्न आपके वो होते हैं, जब भी वर्ड आपका रियलाइज का आता है ना अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, दैट मीन्स कि जो वाकई में आपको मतलब अर्निंग होगी, जो पैसा आपको वाकई में अर्न हो जाए, वो आपका रियलाइज्ड होता है। तो जो ऐसे रिटर्न्स जो आपको वाकई मिल जाए, एक तो आपने एक्सपेक्ट किया था ना, तो लेकिन अगर आपको जो आपको रिटर्न्स वाकई में मिलते हैं वो आपके होते हैं एक्चुअली अर्नड, जिसको हम रियलाइज्ड बोलते हैं।
अच्छा, रिस्क टॉलरेंस भी एक आपकी एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी है आपका, जो रिस्क टॉलरेंस है ना, मतलब कुछ लोग होते हैं वो फितरतन ही रिस्क एवर्स होते हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते ही नहीं है। तो ये भी हम फ्यूचर के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। उसमें एक रिस्क फ्री रेट भी होता है जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में। एक होता है रिस्क प्रीमियम रेट होता है। तो मार्केट प्रीमियम भी एक पूरा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। तो रिस्क एवर्स में क्या होता है कि ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते, रिलक्टेंट होते हैं। रिस्क टेकर वो होते हैं जो रिस्क से घबराते नहीं हैं, कीन टू टेक रिस्क होते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो आप लेते हैं। ज़ाहिर है, आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट करना हो तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, कोई होमवर्क करना पड़ता है, उसके बाद आप उस किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना। तो उसके लिए चाहे वो आपकी सिक्योरिटी एनालिसिस हो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, दोनों चीज़ों में फ़र्क है थोड़ा सा। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि आप किसी फाइनेंशियल ट्रेडेबल सिक्योरिटी यानी सिंगल सिक्योरिटी के बारे में आप सोच रहे हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होता है कि मोर देन वन सिक्योरिटीज होती हैं, बहुत सारे आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिसको आप देखते हैं। मुझे मुख्तलिफ डाइवर्सिफिकेशन के साथ करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, मुख्तलिफ एसेट्स हैं तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँ। पोर्टफोलियो का वर्ड जब भी आता है ना तो वो मोर देन वन के लिए होता है। तो ये है, दोनों दो तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप इस तरह डाइवर्सिफिकेशन के साथ कर सकते हैं, किसी सिंगल एसेट में, सिंगल फाइनेंशियल एसेट में कर सकते हैं। सिंगल में करेंगे तो सिक्योरिटी एनालिसिस है, ज़्यादा में करेंगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दोनों केसेस में आपको कुछ एनालिसिस करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो पहला एनालिसिस जो है वो आपका फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक लॉजिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का टूल है, ठीक है। तो हमने इसमें ये देखना होता है कि सिक्योरिटी की एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो उसकी मार्केट प्राइस से ज़्यादा है या कम है। मार्केट प्राइस होती है ना हर एक चीज़ की, तो अगर आपकी उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको ये कहते हैं कि आप स्टॉक को ख़रीद लो, ठीक है। अगर उसकी मार्केट प्राइस, आई रिपीट, कि अगर सिक्योरिटी की एस्टिमेटेड वैल्यू उसकी मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो सिक्योरिटी एनालिस्ट कहते हैं कि आप उस स्टॉक को ख़रीद लें। क्यों कहते हैं ये? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है स्टॉक की वाकई वाली जो रियल वर्थ है वो तो ज़्यादा है, इसकी प्राइस कम है, तो इसने मुस्तकबिल में बढ़ जाना है, तो आप इसको ख़रीद लो। इफ़ द एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ बिलो द मार्केट प्राइस, तो फिर वो कहते हैं जी इसको बेच दें। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि ये तो स्टॉक है, ये तो ओवर प्राइस्ड है, इसकी तो रियल वैल्यू बड़ी कम है, तो ये तो इसको बेच देना चाहिए फ़ौरन, नहीं तो इसकी प्राइस मुस्तकबिल में डाउन चली जाएगी, लॉस हो जाएगा इन्वेस्टर। ठीक है, ये इन शॉर्ट था आपका। मतलब इसमें होता ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस आपका जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को डिटरमिन करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं रियल इन वैल्यू जो होती है, मतलब एक किसी चीज़ की जो असली वैल्यू होती है ना, असली वर्थ होती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। इकोनॉमिक एनालिसिस है हमारा। इसमें पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस था, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है आपकी इकोनॉमिक एनालिसिस। ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट ही है। इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस होगा, इंडस्ट्री एनालिसिस होगा, और तीसरा कंपनी एनालिसिस। तो हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, पार्ट वन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। उस पार्ट टू के अंदर हम इस चीज़ को रिज्यूम करेंगे ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो टिल देन, इट्स अल्लाह हाफिज़, गुड बाय फ्रॉम मी। Please take care of this channel a lot because I'm doing this for the betterment of my community कि मैं इसमें क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।